हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स इन एयर यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि परावैद्युतांक एवं बहु आवेशों के कारण लगने वाले बल के बारे में। इन दो चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। क्या होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या जिसको हिंदी में कहते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परावैद्युतांक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेटा किससे करते हैं अपन इसको रिप्रेजेंट? एप्सिलॉन आर से। अपन ने कूलॉम नियम में जाना कि जब अपने पास दो आवेश निर्वात में रखे हों तब उन पर कितना बल लगता है। बेटा क्या फॉर्मूला है अपने पास? जब दो आवेश कहाँ रखे हों? निर्वात में रखे हों। दो आवेश निर्वात में रखे हों, आप निर्वात में रखे हों तो उनके मध्य बल, उनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा बेटा? कूलॉम नियम में अपन ने जाना है कितना होता है, वो ही नोट डाउन करेंगे वापस। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब अपने पास दोनों आवेश कहाँ में रखे हों? निर्वात में। यदि निर्वात की जगह किसी माध्यम में रखे हो, यदि किसी माध्यम में रखे हों तब क्या हो बेटा? यदि किसी माध्यम में आवेश रखे हों तब उनके बीच में लगने वाला बल क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता की जगह उस माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं इसको एज इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह उस माध्यम की विद्युतशीलता मान लेते हैं कि अपने पास उस माध्यम की विद्युतशीलता कितनी है? एप्सिलॉन है। साथ में सेम टू सेम एज इट इज Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये अपने पास निर्वात के लिए है, और अपने पास यदि कोई माध्यम उपस्थित हो तब उस पर लगने वाला फोर्स फॉर्मूला ये है। तो अब अपन जानते हैं कि परावैद्युतांक क्या होता है। परावैद्युतांक ये एक रेशियो है बेटा दो फोर्स के बारे में। दो फोर्स का, एक फोर्स तो है निर्वात में लगने वाला, एक फोर्स है माध्यम में लगने वाला। तो इन दोनों फोर्सों का जो रेशियो है वो कहलाता है परावैद्युतांक। अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में, किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल, निर्वात में लगने वाले बल तथा माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात, लगने वाले बल का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है, या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको अपन कहते हैं हिंदी में परावैद्युतांक कहलाता है। क्या हो गया बेटा परिभाषा इसकी, कि ये एक रेशियो है फोर्स का
दो कंडीशन में है, यदि अपने पास चार्ज वैक्यूम में रखे हो या किसी मीडियम के अंदर रखे हो। तो फॉर्मूला अपन बनाते हैं इसका, परावैद्युतांक को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं एप्सिलॉन आर से। तो क्या हो गया बेटा, ये निर्वात में लगने वाला बल F 0 तथा माध्यम में लगने वाला बल F m हो गया, राइट। अब अपन इनकी वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं बेटा। F0 की वैल्यू रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, राइट। माध्यम में लगने वाले बल की वैल्यू रखेंगे बेटा अपन, क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। सारी राशियाँ सेम है, आपस में कट जाएगी, सिर्फ यहाँ पर एप्सिलॉन बचेगा और यहाँ पर एप्सिलॉन नोट, ये ऊपर चला जाएगा बेटा। तो अपने पास क्या आ गया, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट, ये आ गया अपने पास फॉर्मूला परावैद्युतांक का। या अपन यूँ कह सकते हैं कि इसकी एक और डेफिनेशन आ गई, क्या है बेटा वो, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। परमिटिविटी, रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है बेटा, ये भी अपन नोट डाउन कर लेंगे। माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है, का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। तो अपने पास दो डेफिनेशन अपन ने देख ली। पहले डेफिनेशन देखी कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल तथा उन्हीं आवेशों के बीच में माध्यम में रखते हैं तो उस पर लगने वाले बल का अनुपात अपने पास क्या कहलाता है बेटा, परावैद्युतांक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपन ने यहाँ पर इनकी वैल्यू रखी, तो अपने पास एक और डेफिनेशन बन गई, वो क्या बनी बेटा, कि माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, परावैद्युतांक। क्लियर है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं अपन, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अपना अगला टॉपिक है बेटा बहु आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अभी अपन ने सिर्फ दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल के बारे में जाना। यदि अपने पास बहुत सारे चार्ज का सिस्टम हो, यानी कि बहुत सारे आवेशों का निकाय दिया हो, तब अपन वहाँ पर उनके बीच लगने वाले बल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके बारे में है इस टॉपिक के अंदर। तो उसके लिए अपन एक सिद्धांत काम लेते हैं जिसे अपन कहते हैं बेटा अध्यारोपण का सिद्धांत। वो क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत, कि किसी आवेश पर, वो है बेटा अध्यारोपण सिद्धांत कहता है कि किसी आवेश पर लगने वाला, किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, परिणामी बल अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए, अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के
सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। यह है अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या बेटा, कि किसी आवेश पर अन्य चार्ज, यानी अपने पास कोई सिस्टम है, अपने पास बहुत सारे जिसमें चार्जेस हैं, अपन को उसमें किसी एक चार्ज के ऊपर लगने वाले नेट फोर्स के बारे में जानना है। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, तो उसके लिए अपन उस चार्ज पर सभी के द्वारा लगने वाला बल कैलकुलेट कर लेंगे और उन सभी बलों को वेक्टर सम कर देंगे, यानी कि उनका सदिश योग कर देंगे। तो अपने पास उस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल प्राप्त हो जाएगा। यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है, लेकिन वापस अपन रिपीट करते हैं। किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है, यानी उस आवेश पर सभी दूसरे आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग कर दें तो उस आवेश पर लगने वाला टोटल बल अपने को प्राप्त हो जाएगा। जैसे अपन मान लेते हैं अपने पास कोई सिस्टम है, ये वाला सिस्टम अपने पास, इसमें अपने पास चार्ज रखे हैं, चार्ज Q1 जिसका मूल बिंदु से एक बिंदु पहले चार्ज Q2, अपने पास चार्ज Q0, Q3। चार्ज Q1 का जो स्थिति सदिश है मूल बिंदु के सापेक्ष वो है बेटा R1। चार्ज Q2 का स्थिति सदिश है मूल बिंदु के सापेक्ष R2। इसी प्रकार चार्ज Q3 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है बेटा R3 वेक्टर। इसी प्रकार आवेश Q0 का स्थिति सदिश है R0। अब अपने को इस पूरे सिस्टम में जिसमें बहुत सारे चार्ज दे रखे हैं, इसमें एक अन्य चार्ज भी है बेटा Qn जिसका स्थिति सदिश Rn है। अपने पास इसमें बहुत सारे चार्ज दे रखे हैं Q1, Q2 टेंस टू Qn तक, और इसमें एक अन्य चार्ज भी दे रखा है Q0। तो अपने को इस Q0 पर लगने वाले टोटल फोर्स के बारे में जानना है। तो क्या करेंगे बेटा, इन सभी आवेशों के कारण अलग अलग लगने वाला बल निकालेंगे और उन बलों का सदिश योग कर देंगे। तो अपन पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं। माना एक निकाय है जिसमें यूँ लिखें, माना एक आवेशों का एक निकाय है, माना आवेशों का निकाय है जिसमें Q1, Q2, Q3 टेंस टू Qn परिमाण के आवेश मौजूद हैं या उपस्थित हैं, जिनका स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर टेंस टू Rn वेक्टर है। ओके बेटा,
अभी अपन ने जो डायग्राम बनाया उसकी अपन ने यहाँ पर थोड़ी लिख ली कि अपने पास बहुत सारा आवेशों का एक निकाय है जिसमें आवेश के परिमाण है Q1, Q2, Q3, Qn तक है और इनके स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2, R3, Rn है। तो अपने को चार्ज Q0 पर, या इसको अपन लिख सकते हैं परीक्षण आवेश पर, यहाँ परीक्षण आवेश यानी परीक्षण कर रहे हैं अपन इस चार्ज पर, टेस्ट चार्ज है बताइए Q0 पर लगने वाला परिणामी बल वो क्या होगा बेटा, टोटल फोर्स F0 वो क्या होगा कि पहले चार्ज के कारण जो इस पर बल लगेगा, किसके कारण, पहले चार्ज के कारण, वो क्या होगा बेटा F01 फिर दूसरे चार्ज के कारण कितना बल लगा F02 इसी प्रकार तीसरे आवेश के कारण, तीसरा कौन सा बेटा Q3, इसके कारण किधर लगेगा, इधर की तरफ F03 होगा ये F03। इसी प्रकार n तक होगा बेटा टेंस टू F0n। ये नोटेशन अपन ऐसे लिखते हैं, पता है ना आपको, यानी जिसको पहले लिखा जा रहा है यानी उस पर बल लग रहा है, जिसको बाद में लिखते हैं उसके द्वारा। तो इसका मतलब क्या है F01 का कि जीरो वाले आवेश पर बल लग रहा है, किसके कारण, पहले आवेश के कारण। इसी प्रकार यहाँ पर Q0 पर बल लग रहा है, किसके कारण, आवेश Q2 के कारण, ये आवेश Q3 के कारण और ये आवेश Qn के कारण। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब अपन इनकी अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। आवेश Q0 पर Q1 के कारण लगने वाला बल वो क्या हो गया बेटा F01 क्या होता है बेटा, वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपना फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पर Q1 कौन है, एक आवेश तो Q0 है और एक आवेश Q1 है। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा Q0 Q1 डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस, इनके से इसके बीच डिस्टेंस कितनी जाएगी बेटा R01 का स्क्वायर, साथ में इसका यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन शो करने के लिए ये क्या है बेटा परिमाण है अपने पास। ओके, R01 परिमाण है। इसी प्रकार अपन आगे बात करें आवेश Q0 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, ये क्या हो जाएगा बेटा F02 1/4πε0 Q0 Q2 डिवाइडेड बाई R02, यानी कि आवेश Q0 और Q2 के बीच का वेक्टर लीडिंग है या इनके आपस में स्थिति सदिश है, ये वाला है बेटा, ये होगा अपने पास R02 वेक्टर। इनके बीच की दूरी है बेटा, ये अपन ने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, इसलिए इसके यहाँ मोड लगा दिया। अब इसका वेक्टर यूनिट वेक्टर के रूप में लगा देंगे डायरेक्शन शो करने के लिए। इसी प्रकार
Q इसी प्रकार Q0 पर Qn के कारण लगने वाला बल वो क्या हो गया, F01 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn डिवाइडेड बाई R0n वेक्टर का मोड होल स्क्वायर, और यहाँ पर डायरेक्शन शो करने के लिए इसका यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन किधर होती है बेटा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। जैसे Q1 Q2 का जो रेखा मिला रही है उसके अनुदिश अपन ने लिखा है F01, इन दोनों को जो रेखा मिला रही है उसके अनुदिश F02। इसी प्रकार F03 ये वाला था Q3 के कारण, यहाँ पर ये सभी वैल्यू अपन कहाँ रख देंगे बेटा, समीकरण नंबर 1 में। अतः F0 कितना हो गया, सारी वैल्यू वहाँ रखी थी बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 डिवाइडेड बाई R01 का स्क्वायर। मैं यहाँ पर मोड नहीं लगा रहा हूँ और ना ही वेक्टर लगा रहा हूँ, तो ये अपने आप अपन समझ जाएंगे परिमाण के लिए है, साथ में इसका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो करने के लिए, प्लस दूसरे आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2, यानी इन सभी के वैल्यू अपन कहाँ रख रहे हैं, इस वाली इक्वेशन में रख रहे हैं। क्लियर है बेटा। F02 क्यों रखी, तो क्या हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R02 का होल स्क्वायर, साथ में इसका यूनिट वेक्टर। इसी प्रकार ये कहाँ तक हो जाएगा, n तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn डिवाइडेड बाई R0n का स्क्वायर, साथ में इसका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो करने के लिए। यहाँ पर अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, साथ में यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है बेटा, Q0, तो कॉमन ले सकते हैं अपन। F0 क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 ऊपर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा बेटा, Q1/R01 का स्क्वायर, साथ में इसका यूनिट वेक्टर, प्लस यहाँ बचा Q2/R02 का होल स्क्वायर, साथ में इसका यूनिट वेक्टर। इसी प्रकार टेंस टू अपने पास Qn/R0n का स्क्वायर, साथ में इसका यूनिट वेक्टर। ये अपना ब्रैकेट क्लोज। अब अपन इसको या तो इसी फॉर्म में रहने दें, या अपन इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। वो क्या हो जाएगी अपने पास, वो हो जाएगी, देखते हैं अपन, F0 इक्वल टू Q0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मानक रूप में लिखे थे, कैसे लिख सकते हैं बेटा, जैसे Q सभी में ऊपर आवेश आ रहा है Q, तो मैं इसको I से लिख दूँ, ठीक है, और नीचे अपने पास क्या आ रहा है, R01 की जगह क्या लिख दूँ बेटा, I, इसका होल स्क्वायर, साथ में यहाँ पर R0I का यूनिट वेक्टर। अब मैं यहाँ पर लिमिट क्या है बेटा, I की लिमिट है 1 से लेकर n तक, यानी 1 से लेकर n तक, 1 to n। यहाँ पर अगर वैल्यू I की जगह 1 रखेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, Q1/R01 का होल स्क्वायर, साथ में यूनिट वेक्टर, पहला वाला पद बन जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो ये वाला पद बन जाएगा, 3 रखेंगे तो ये इसके आगे वाला पद, और n रखेंगे तो ये वाला पद। यानी कि इस पूरी इक्वेशन को अपन ने एक मानक रूप दे दिया बेटा। वो क्या हो गया यहाँ पर, ये, तो ये किसी भी आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग के रूप में फॉर्मूला निकल के आया है, ये है। यानी कि अपन अपने पास कोई सिस्टम है बहुत सारे चार्जेस का,
तो उसमें किसी एक चार्ज के ऊपर अगर अपने को बल निकालना है बाकी दूसरे चार्ज के कारण, तो सबके कारण अलग अलग बल निकाल लेंगे, फिर उन बलों का सदिश योग कर लेंगे तो अपने पास उस पर्टिकुलर चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स आ जाएगा। ओके, यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है बेटा, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपका डाउट अगले वीडियो में ज़रूर दूर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।